नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीटीआई एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर और ये आपका 2018 वाला पेपर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है पीटीआई का जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है जारी कर दिया है। इसकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट भी आपको पता है कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका जो इस वीडियो के अंदर पहला पेपर का सॉल्यूशन, साथ ही साथ आप किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि आपका जो पेपर है वो जो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें, दो पेपर आपके होते हैं। फर्स्ट में बेसिकली हम बात करें आपका जीके का कंसर्न होता है, जिसमें आपका राजस्थान जीके मेनली अगर पूछा जाता है तो वो चीज़ें रहती है। और बाकी जो आपका पेपर जो सेकंड होता है वो मेनली आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहता है फिजिकल एजुकेशन को लेकर के, और इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी भी पूछी जाती है। तो हम देखते हैं कि आपका पेपर फर्स्ट जो है आप किस तरह से, किस लेवल की तैयारी, और आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ही पुराने प्रश्न पत्रों से ही अपनी जो है तैयारी बहुत बेहतरीन आप फर्स्ट पेपर के लिए कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको डिटेल में जो है देखना है कि आपका जो पहला जो प्रश्न पत्र है पीटीआई एग्जाम 2018 वाला, वो किस तरह से और कितने क्या क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुए हैं, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही ये आप क्वेश्चन पेपर जो है पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। कैंडिडेट कॉर्नर में आप क्वेश्चन पेपर और फाइनल आंसर की में आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और बाकी आपको टेलीग्राम पर भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सीधे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो इसमें 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं फर्स्ट पेपर में। साथ में 2 घंटे का आपका पेपर था, और एक क्वेश्चन मतलब 200 नंबर का पूरा ये पेपर आपका रहा है। मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का यहाँ पर है। और तो यहाँ पर हम देखें कि इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न थे वो रिपीट हुए थे, पहले आपके पूछे गए प्रश्नों में से थे, और वो प्रश्न आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ही अपनी वेरियस एग्जामिनेशन में पूछा था पिछले। और इसके साथ ही कुछ एक ऐसे नए प्रश्न भी थे जो कि इस पीटीआई एग्जाम के बाद जैसे ही नेक्स्ट एग्जामिनेशन आपकी हुई बैक टू बैक, उनमें भी पूछे गए हैं। तो उनको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई भी पेपर ऐसा मिस नहीं करना है जिसमें से आपके जीके के क्वेश्चन हो और वो आपको टिप्स पर नहीं आते हो। तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्नों को हाथ से ही जो है सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था। अब आपको जो है कृष्ण कुमारी को लेकर के एक पता होगी कि पहले जो कृष्णा कुमारी का जो है विवाह तय किया गया था वो आपका किया गया था जोधपुर में। फिर जोधपुर में जिनसे विवाह इनका तय किया गया था भीम सिंह से, तो उनकी मृत्यु हो जाने के कारण जो है फिर इनके पिता ने जो इनका विवाह है वो जयपुर में जो है तय कर दिया, मतलब सगाई कर दी। तो फिर उस वजह से जो है उनके जो मृत्यु हो जाने के बाद जोधपुर के जो महाराजा भीम सिंह थे, उनके छोटे भाई जो मान सिंह थे, वो चाहते थे कि अब इनका विवाह जो है उनसे हो, और ये जो है जयपुर में जो है कृष्णा कुमारी का विवाह नहीं करे। इस वजह से ये विवाद हुआ था। इस विवाद से बचने के लिए जो है कृष्णा कुमारी को जो है जहर दे दिया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी है। और ये जो प्रश्न है वो आपका एक ही नहीं कई बार आया हुआ प्रश्न है, तो इनको तो आप बेसिकली देख कर चलें। और कुछ एक ये इस तरह के प्रश्न भी हैं जो राजस्थान में रहने वाले सभी लोगों को पता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है चलती रहती हैं। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन था। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजन कौन था। ये भी बहुत ही सामान्य प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, जो कि आपको पता है विद्याधर भट्टाचार्य। तो ये जो बेसिक प्रश्न है ये तो आपको कर लेने हैं। अगर आपके बेसिक प्रश्न कंप्लीट नहीं है, कि बेसिक चीज़ें आपको राजस्थान के बारे में नहीं पता है, तो आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं शुरुआत के तौर पर, या इल्यूशन ले सकते हैं, लक्ष्य की ले सकते हैं, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। बाकी आपको साथ में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्नों को तो टिप्स पर ले आना है और बार बार उनको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है। जो यहाँ पर वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें, इनको आप जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो भी बहुत सारे पूछता रहता है। उनमें से आप एक चीज़, जो जितने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछे हैं वो तो आपको याद होने ही चाहिए। साथ में कुछ जो वाद्य यंत्रों को लेकर के जो आपको बार बार प्रश्न मिलते रहते हैं, भले आरपीएससी ने पूछे हों, किसी ने पूछे हों, उनको आप सबको ज़रूर देख लेना। उन्हीं में से आपको प्रश्न मिल जाते हैं वाद्य यंत्रों से संबंधित। तो और ये जो आपका प्रश्न है ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है। तो ये आपका जो संबंधित है वो आपके मेवात से है। और मेवात को भी लेकर के प्रश्न पूछा जाता है कि मेवात कहाँ पर है, तो मेवात आपका अलवर के अंदर है।
अगला प्रश्न है, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? इस प्रश्न में हम दो प्रश्नों को और देखेंगे। तो पहला, आपकी जो मुठभेड़ आपकी जो हुई थी वो आपकी 1290 में हुई थी हमीर देव चौहान की जलालुद्दीन खिलजी के साथ। तो इसका जो आंसर है वो तो आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। लेकिन इसमें हम देखें कि रणथंभौर को लेकर के, हमीर देव चौहान को लेकर के और अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के, उनको लेकर के जो प्रश्न पूछा जाता है कि जो रणथंभौर में जो पहला जौहर हुआ और या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया वो कौन सी सन है, वो आपकी 1301 है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर हम चित्तौड़ की बात करें तो आपका 1303 हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न जैसे कि अभी इसमें पूछा गया है, उसके तुरंत बाद जैसे कि आपकी 2018 वाली भर्ती जो थी सुपरवाइजर की, उसमें भी पूछा गया था यही प्रश्न। तो धौलागढ़ देवी का मंदिर जो है वो आपका अलवर में स्थित है। और ये प्रश्न जो है आपका बहुत बार पूछा जाता है, एलडीसी में पूछा गया है और भी वेरियस एग्जामिनेशन में आपका ये पूछा गया है। इसको आप एज इट इज़ जैसे कि अपनी प्रश्न देखा और आपको उसका आंसर जो है एकदम ध्यान रख लेना कि यही आपको आंसर जो है टिक करना है। तो यहाँ पर किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? तो यहाँ पर नागभट्ट प्रथम। आपको जीके में कोई महारत हासिल नहीं करनी है कि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि एक जीके के टीचर को या फिर एक हम बात करें जीके को लेकर के जो प्रोफेसर हैं अपने राजस्थान में, उनके जितना नॉलेज भी आपको नहीं लेना है। आपको जीके को उतना ही पढ़ना है जो कि पूछा जाए, जो कि इम्पॉर्टेंट हो और जो आपके एग्जाम में काम आए, उन्हीं चीज़ों को आप लेकर के अभी से चले। और बाकी पढ़ने के लिए तो जीके में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत वास्ट आपका जो है जीके है राजस्थान का, तो स्पेशली हम बात करें। नेक्स्ट आपका है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? और सबसे पहले तो बिजोलिया शिलालेख को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से वंश से संबंधित है, तो आपका चौहान वंश से, ये भी प्रश्न बहुत बार आता है। और तो यहाँ पर पूछा गया है कि चौहान नरेश के काल का है, तो इसमें आपका आंसर है वो सोमेश्वर के काल का है ये। और एक और जो प्रश्न राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पूछता है वो अजयराज को लेकर के कि अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो आप अजयपाल और अजयराज में कंफ्यूज ना हो, अजयराज है। अगला है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? तो ये आपकी बैराठ स्थल जो है वहां से पंचमार्क प्राप्त हुई थी। साथ में आप इनकी जगह भी ध्यान रखें, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, आहड़ आपकी उदयपुर में है, गणेश्वर आपकी जो है कातली नदी जो है आपकी अंतर प्रवाही नदी है सीकर के पास, तो ये वहाँ पर है। और बैराठ आपकी जयपुर में है। इनकी आपको स्थल भी ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, तो ये जो आपके प्रश्न हम देख रहे हैं ये बार बार पूछे जाते हैं। आज इस एग्जाम में पूछ लिए गए, कल और दूसरे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसको लेकर के आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो पेपर्स है, हमारे पास एक ऑल इन वन PDF है, उसमें आपके 2015 से लेकर के, क्योंकि आपका स्टैब्लिशमेंट अगर बात करें कि कब आपका ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आया था, 2015 से इसकी एग्जामिनेशन शुरू हुई है, तो उससे लेकर के 2020 तक के और कुछ एक पेपर हमने 2021 के, तो एक ही PDF है, उसमें पहले मास्टर क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो है इसकी फाइनल आंसर की दी हुई है, जैसे कि आपका JN का पेपर है, उसमें आप जीके क्वेश्चन आपको करने हैं, उसके बाद उसकी फाइनल आंसर की आपको मिल जाएगी। या फिर आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर है, उसकी आपको आंसर की मिल जाएगी। इस तरह से आपको पेपर दिए गए हैं सारे के सारे 2015 से लेकर के 2020 के और कुछ एक 2021 के। और नए जो पेपर अभी हैं उनकी फाइनल आंसर की आने के बाद एक और PDF आपको दे दी जाएगी। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में आप मेरी काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ है जो कि जीके की है और वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है, स्पेशली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्न पत्रों को लेकर के जो जीके की वीडियोस बनाई गई है। अब यहाँ पर दूसरा अगला प्रश्न जो है, रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? तो ये जो आपका किसान आंदोलन था वो आपका बेंगू किसान आंदोलन था। वैसे अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा किसान आंदोलन है उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपका बिजोलिया है, उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपको ध्यान रखना है कि जो महिलाओं की जो भागीदारी रही थी स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान से संबंधित थे, या फिर आपके जो किसान आंदोलन है उनमें संबंधित एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो वो आपको प्रश्न कहीं पर भी मिले तो उनको आपको ज़रूर नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, या फिर एक आप टॉपिक लिख सकते हैं कि ये आपकी महिलाओं की भागीदारी को लेकर के प्रश्न है, वो तो उनको आपको ज़रूर देख के जाना है, आपको एक न एक प्रश्न तो मिलेगा ही। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो 1303 में जो चित्तौड़ में जो युद्ध हुआ था उसके बाद जो जौहर हुआ था,
तो यहाँ पर उसके बाद जो है चित्तौड़ का नाम चेंज कर दिया गया था। तो वो क्या किया गया था, ये प्रश्न भी काफ़ी बार आता रहता है और आप जीके में भी काफ़ी देखते रहते हैं। कॉमन क्वेश्चन में से ये एक आपका, वो आपका है खिजाबाद। अगला है फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है। फाटका जंजाल शीर्षक जो है वो आपका शिवचंद भरतिया ने लिखा है। अब इस तरह के जो प्रश्न आते हैं इनको आप ज़रूर नोट कर लें, जो थोड़े से आपको अलग लगते हैं कि ये मैंने किसी बुक में नहीं दिखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप उनको ज़रूर नोट करके चलिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हैं जो जब दोबारा रिपीट होते हैं तो आपको लगता है कि ये प्रश्न तो बहुत अलग आ गया, ये मैंने नहीं देखा था। तो यही आपको काम करेंगे कि आपके जो पुराने प्रश्न आप सॉल्व करेंगे उन्हीं में से आपको हेल्प मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कटारगढ़ डैश का दुर्ग का हिस्सा है। तो कटारगढ़ जो है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, और कटारगढ़ जो है वो मेवाड़ की आंख भी कहते हैं, और यहीं पर जो है महाराणा कुंभा रहा करते थे। अगला प्रश्न है वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे। ये प्रश्न आपका विमेन सुपरवाइजर में सेम पूछा गया था, एक तो ढोलागढ़ वाला, एक ये वाला। और ये जो आपका वीटी कृष्णमाचारी, आपको जरूर ध्यान रखना है, इस तरह के जो महत्वपूर्ण नाम है बार बार आते रहते हैं। तो ये जो हस्तियाँ हैं, तो इनका हम बात करें ये किस राज्य के दीवान थे, तो ये जो आपके दीवान थे वो जयपुर के दीवान थे। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है। तो मैंने जैसे कि बताया कि महिलाओं का योगदान जो है, अब जैसे कि इसमें प्रजामंडल में जो दिया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन में जो दिया गया है, भले किसान आंदोलन में दिया गया है, उनको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। जो भी पेपर आप सॉल्व करें, अलग से टॉपिक आपको बनाना है, तो उनमें से आपको एक प्रश्न तो मिलने वाला है ही। तो इसमें हम बात करें तो ये मेवाड़ प्रजामंडल की अगर हम बात करें तो उससे संबंधित महिला है आपकी नारायणी देवी वर्मा। और अगर हम बात करें इनका लिंक अगर आप करें कि कैसे आप याद कर पाएंगे, अगर आपको पता हो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित जो है माणिक्य लाल वर्मा, तो उनकी वाइफ ये नारायणी देवी वर्मा है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखें, जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है। तो लुणियावास है वो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। अगला है पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है। तो पिछवाई चित्रांकन है वो आपके नाथ द्वारा शैली से संबंधित है, और नाथ द्वारा आपका राजसमंद में है, और इसमें जो है कृष्ण लीला से संबंधित आपका चित्र, ये पिछवाई चित्रांकन है, नाथ द्वारा शैली है। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। और आपको जो है जितने भी प्रश्न आपको मिले चित्र शैलियों से, जो राजस्थान कर्मचारी चैनल में पूछे हैं, जो आप खुद सॉल्व करके आप लिखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, और बहुत कम चांस होंगे कि अगर आपको इससे संबंधित प्रश्न मिले और आपने पेपर में नहीं कर पाएंगे, ऐसा बहुत ही रेयर चांस होगा। अगला प्रश्न है चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। ये आपका एलडीसी में पूछा गया था, और भी काफ़ी सारे एग्जाम में आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है कि चंपाकली जो आभूषण है वो आपका कहाँ पहना जाता है। तो चंपाकली जो है वो गर्दन में पहना जाता है। 1574 में चंद्रसेन के विरोधी होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा। तो इसमें इनको जो है वो मारवाड़ के जो है महाराणा प्रताप भी कहते हैं। और यहाँ पर हम देखें कि इनको दंड देने के लिए भेजा गया था, बीकानेर के राय सिंह को भेजा गया था। अगला है प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो साहिबदीन जो है वो मेवाड़ से संबंधित, आपको 2 प्रश्न मिल चुके हैं चित्रकला से संबंधित, इनको आप जरूर नोट कर लेना, जो कि आपकी पीटीआई से पूछे गए, पीटी एग्जाम से पूछे गए हैं। अगला है आपका जो सैजोबाई का गुरु कौन था। सैजोबाई के गुरु चरणदास जी थे। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है वो पॉलिटी से रिलेटेड है। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है। तो ये आपके 213 आर्टिकल 213 में बताई गई है। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष के साथ में जो है 7 सदस्य होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 176 जो है विशेष अभिभाषण से संबंधित है राज्यपाल के।
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? तो आपका है अनुच्छेद 333 में एंग्लो इंडियन को। अब इसको ये मुझे कैसे याद रहता था, तो आप भी इसको ऐसे देख सकते हैं कि एंग्लो इंडियन तो हालांकि ए से होता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता है कि एंग्लो इंडियन जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड है। तो आप इसको इस तरह से करें कि आप ये 3 तो इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ई भी आपका इस तरह से ही लिखा जाता है ये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका एंग्लो इंडियन वाला जो आर्टिकल है वो इस तरह से है। तो इससे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है तो कितने विषय सम्बंधित है? इसमें जो है 29 विषय जो आपके सम्मिलित हैं। और अनुसूची को लेकर के जो प्रश्न जैसे कि पूछा जाता है कि आपकी जो 10वीं अनुसूची है संविधान की वो किससे संबंधित है, तो 10 वाली ये भी आपका पूछा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, ये आपका विवरण वाली में पूछा था। तो ये आपके जो अनुसूची 10 है वो आपके दल बदल से है, इसको भी आप ध्यान रखें, ये भी महत्वपूर्ण है। और जो आपकी 3 जो महत्वपूर्ण सूचियां हैं वो किस में है, वो आपकी जो समवर्ती सूची ये सभी, ये आपकी जो सूचियां है वो अनुसूची नंबर 7 में है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये आपका जो प्रश्न ये आपका करंट का था। तो अभी इसमें अगर हम देखें कि करंट को लेकर के अगर हम बात करें तो वो आपके हैं जस्टिस श्री गोपाल कृष्ण व्यास, ठीक है। अभी के लिए अगर हम बात करें, बाकी उस समय के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, क्योंकि आपका 2018 का ये पेपर है, तो उसमें जो इसका आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है कि प्रकाश टाटिया, डी ऑप्शन, लेकिन अभी आपको चेंज कर देना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन जो है किया जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपका आरपीएससी लेती है एग्जाम। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसमें जो प्रावधान रहता है कि उसका 6 माह के भीतर जो है निर्वाचन किया जाए, तो ये ज़रूरी है अगर उसको मंत्री बनाया जाता है, तो इसमें ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न विवरणों पर विचार करें तो इनमें से कौन कौन सा यहाँ पर सही है? तो अनुच्छेद 157 जो है राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है, और राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, और नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो इसमें जो है इनमें दिए गए हैं कि तीनों पर विचार आपको करना है। तो अगर हम बात करें 40 वाली एज, तो आपको पता है कि 35 अगर होगा तो एलिजिबल हो जाते हैं राज्यपाल बनने के लिए, तो तीसरा आप हटा सकते हैं। और दूसरा जो है आपका लेजिस्लेचर का सदस्य होना चाहिए, और तो ये आपका बिल्कुल गलत है। और अगर हम देखें पहला जो आपका दिया गया, तो तीसरा गलत है, दूसरा गलत है, पहला आपका बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद के लिए 2 योग्यता यहाँ पर निर्धारित करता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो सिर्फ एक यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न जो आपका है वो राजस्थान के देशांतरीय विस्तार को लेकर के है, और आपको राजस्थान का देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार जरूर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कितना है। अगर फिर भी आप कहीं ना कहीं कई बार भूल जाते हैं, लेकिन आपको कई बार इस तरह के ऑप्शन भी मिलते हैं कि जैसे कि देशांतरीय विस्तार में तो आपको जो है 2 आपको जो मिलेगी उनमें पूर्व लिखा आएगा, पूर्व विस्तार, ठीक है। लेकिन जो आपका अक्षांशीय है उसमें भी आपका उत्तर लिखा आएगा, लेकिन कई बार उत्तर दक्षिण है, तो आप उन ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें। बाकी तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि राजस्थान का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व आपका जो है यहाँ पर राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, डी ऑप्शन। अब यहाँ पर हम देखें कि एक तो 31वां, एक आपका 32वां प्रश्न आपका डिलीट हो रखा है।
अगर आप पेपर में सॉल्व करेंगे, आपका जो ओरिजिनल पेपर है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिया है, तो उसमें आप फाइनल आंसर के साथ देखेंगे तो उसको आप हटा देंगे, इसको आप नहीं देखेंगे। अब इसमें भी क्योंकि वात्रा कर दिया, वालरा जहाँ पर करना था, क्योंकि राजस्थान में झूमिंग का ही नाम वालरा है, तो ये आपका ये ऐसे डिलीट हो रखा है। तो ये ऐसे काम करते हैं कि अगर आप PDF से अगर तैयारी करते हैं तो आपको पता रहता है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है डिलीट हो रखे हैं, इनको आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना है। अब यही प्रश्न अगर किसी बुक में आएगा तो वो अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई आंसर दे देंगे, और कोई दूसरी बुक कुछ और अपना आंसर कर देगी, जैसे कोई वालरा कर देगा, कोई झूमिंग कर देगा। तो इससे क्या है कि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर ढूंढने में। तो इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। बाकी तो बुक्स भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इनको भी आप ध्यान रखें। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड खुद अगर कैंडिडेट्स को दे रहे हैं तो उनमें आपको क्या परेशानी है देखने में। तो इन 2 प्रश्नों को हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये आपका जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः है। तो अभी भी आपकी 2011 वाली ही चल रही है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन, तो 61.44% और आपका 79.68%। राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो इसमें 15 है। अगला प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो सालर जो आपके लंबे और जो पेड़ होते हैं वो आपके बाड़मेर में दिए गए हैं। तो आप कई अगर बाड़मेर में रहने वाले हैं या फिर राजस्थान में कहीं से भी है, आपको पता है कि सालर बिल्कुल बाड़मेर में नहीं मिलेंगे। सदाबहार आपका माउंट आबू मिल जाएंगे। शुष्क मरुद्भिद आपके जैसलमेर में है। मिश्रित पतझड़ आपके कोटा में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सही, यहाँ पर सुमेलित नहीं है आपका सालर बाड़मेर में। अगला है, मेरवाड़ा पहाड़िया निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन यहाँ पर है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियों को लेकर के यहाँ पर दिया गया है। इसको आप इंग्लिश में दोनों में देख सकते हैं, जिनको अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये आपकी जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी है मध्य अरावली की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं मध्य अरावली श्रेणी के जो है उपविभाजन है। हाँ, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि थॉर्नवेट और आपका जो कोपेन है, दोनों को लेकर के ही मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, और बहुत ही इजी वे में कुछ ट्रिक्स से आप समझ सकते हैं जो इनका वर्गीकरण है, जो इन्होंने ये कीवर्ड्स दिए हैं इनको वो क्यों दिए हैं, नाम जो दिए हैं, और कैसे आप उस जगह को ध्यान में रख सकते हैं कि ये जिला आया या फिर ये जगह आई राजस्थान की, तो वो इस पर्टिकुलर इन्होंने जो ये बताए हैं उनमें आएगा। तो वो आप दोनों वीडियो ज़रूर एक बार देखिएगा। साथ में जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कोपेन को लेकर के तो बहुत सारे प्रश्न पूछे रखे हैं, और वो सेम ही है क्योंकि उन्होंने तो 4 बहुत ही इजी वे में दिए हैं। और ये जो आपका थॉर्नवेट की अगर हम बात करें, उन्होंने लगभग 10 से आई थिंक 14 से 15 प्रश्न पूछ रखे हैं। वो मैंने उसमें भी बिल्कुल इंक्लूड कर रखे हैं कि कितनी बार उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो उनको एक बार आप ज़रूर देख लेना। और यहाँ पर जो प्रश्न दोनों का ही लिंक आपको मिल जाएगा कि कोपेन का और थॉर्नवेट का, दोनों का वर्गीकरण आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत ही ईजी वे में आप समझ पाएंगे। जितने पुराने प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी आप देख पाएंगे, और उनको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और RPSC में भी जो पूछे हैं उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। तो इसमें जो पूछा गया है कि राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश के में पाया जाता है वो आपका कौन सा है? तो राजस्थान में जो रेगिस्तानी प्रदेश है, जो आपका जैसे कि जैसलमेर वाला पार्ट है, बिल्कुल सूखा जो जगह है, उसको उन्होंने DAW में जो है दिया है। तो आपका जो यहाँ पर पूछा गया है कि जिस जलवायु में पाया जाता है, तो वो जो आपकी रहेगी वो जैसलमेर के लिए अगर हम बात करें तो आपकी EAD है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। इसमें पूछा गया है कि राजस्थान का अधिकांश भाग,
तो हम राजस्थान का अधिकांश मतलब राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है, वो आपकी अर्धशुष्क है। ठीक है, अब आपको देखना है कि अर्धशुष्क को थॉर्नवेट ने क्या कहा है। तो ये तो कहा है DAW, लेकिन अगर हम बात करें कि राजस्थान में जो ज़्यादा अगर हिस्सा, वैसे कि अगर हम बात करें कि रेगिस्तानी हिस्सा जो है जैसे कि जैसलमेर में और इधर जो आपके ऊपर की तरफ बीकानेर में, नीचे थोड़ा सा बाड़मेर में और ऊपर थोड़ा गंगानगर में, जो आपको सूखा जो जगह है, बिल्कुल एकदम सूखी जगह की बात करें, जो तो आपका थार का रेगिस्तान है वो किस में आता है, वो EAD में आता है। इसको लेकर के काफ़ी प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि राजस्थान की जो अधिकांश भाग है, मतलब मोटे तौर पर हम बात करें कि राजस्थान की जलवायु को कि वो कैसी है, वो अर्धशुष्क है। तो अर्धशुष्क का नाम आपका DAW है, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो इन दोनों को लेकर के ही बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को जरूर ध्यान रखें कि रेगिस्तानी भाग को तो आप EAD कर देंगे कि बिल्कुल शुष्क, और राजस्थान की पूरी जलवायु को देख करके अर्धशुष्क, या फिर अगर इस हिस्से को छोड़ करके कि देखिए अर्धशुष्क कौन सा है, या फिर अर्धशुष्क जगह जैसे कि नागौर या फिर सीकर, इस तरह की जो जगह है वो आपकी DAW में इस तरह से आएगी। तो इनको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और कुछ एक हिस्सा जैसे आपका जोधपुर का आ जाएगा, जो कि आपको थोड़ा अर्धशुष्क है, थोड़ा पाली का आ जाएगा, इस तरह से आपका जो है अर्धशुष्क को लेकर के चलेंगे। तो ये आपको दो जरूर ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर प्रश्न आपके EAD और DAW को लेकर के ही है। अब यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो आपका C ऑप्शन होगा। लेकिन रेगिस्तान को ध्यान में रखकर के आपको क्या करना है, EAD करना है। जब पूछा जाए कि आपका जो रेगिस्तानी हिस्सा है उसको थॉर्नवेट ने क्या कहा है, या फिर उसमें थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग किस तरह की जलवायु पाई जाती है, तब आपको ये देखना है कि तो ये दो महत्वपूर्ण है थॉर्नवेट से लेकर के। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वो कौन कौन से है यहाँ पर। तो हालांकि ये जो प्रश्न है वो भी आपका डिलीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन जो है हटा दिया गया था, तो आप इसको हटा सकते हैं यहाँ पर। अगले प्रश्न में मूव करते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के निम्नांकित जिलों के समूहों में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया था। तो इनमें से जो आपका न्यूनतम अंकित करने की अगर हम बात करें तो वो आपका इनमें से है जैसलमेर और बीकानेर और बाड़मेर, जो है तीनों में ही जो है जनसंख्या घनत्व जो है वो न्यूनतम अंकित किया गया था। पिछड़े बालक की शैक्षणिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है, ये आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट यहाँ पर शुरू हो गया है पेपर 1 में भी। तो इसमें भी आपका पेपर 1 में आता है, और आपका पेपर 2 है उसमें भी मिलेगा, लेकिन आपका साथ में सब्जेक्ट कंसर्न का पार्ट आपका ज़्यादा होगा, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन आपके जो है। तो पिछड़े बालक की शैक्षणिक लब्धि ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो आपका है, एक तो आपकी एजुकेशनल एज है और एक आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है, और इनटू 100 आपको कर देना है। तो इन दोनों की ध्यान रखना है। इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, एजुकेशनल क्वेश्चन आपका निकल के आ जाएगा। तो A ऑप्शन इसको ध्यान में आपको रखना है। और वैसे ही अगर आपको जो IQ निकालना होता है, जो IQ की बात करें वो भी इस तरह से ही होता है कि IQ जो होता है वो आपकी मेंटल एज है वो आपकी MA, और नीचे आपकी क्रोनोलॉजिकल जो आपकी शारीरिक एज है इनटू 100 आप कर देंगे, तो आपका वो कौन सा निकल के आ जाएगा, वो आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। तो ये भी आपका वही है। आपको ध्यान रखना है कि नीचे आपको हमेशा, चाहे आप एजुकेशनल क्वेश्चन निकालें चाहे आप इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकालें, आपको नीचे जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज ही रखनी है। उसके ऊपर आपको, जैसे कि यहाँ पर आपने एजुकेशनल वाला जो एज रखा, और यहाँ पर आपकी जो है जो एज रखी है वो मेंटल एज रखी है। किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और बहुत ही आई थिंक सभी को ये क्वेश्चन का आंसर पता है। तो ये आपके स्किनर हैं, A ऑप्शन। गिलफर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है। तो इसमें आपको ज़रूर ध्यान रखना है, आप जितना हो सके इसको इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या है कि इसके पर्यायवाची भी दे दी जाते हैं, तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो मेरे को खुद को इंग्लिश में ही पता है, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, आप इसको ध्यान रखें। और हिंदी में भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी ध्यान रख सकते हैं वैसे तो संक्रिया, संघटक और उत्पाद, A ऑप्शन इसका। निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है। तो आपकी पीनियल ग्लैंड जो है वो आपके व्यक्तित्व विकास को जो है प्रभावित नहीं करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं वो आपके हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत,
साहचर्यवाद सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, ऑलपोर्ट का सिद्धांत। ऑलपोर्ट का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इन्होंने पर्सनालिटी की थ्योरी दी है, तो इनका सृजनात्मकता का सिद्धांत यहाँ पर हम देखें कि नॉट अ थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। और अगर आपको पता हो तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है, बहुत ही महत्वपूर्ण और इजी क्वेश्चन है, आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हो सकता है आपको ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है। अब यहाँ पर हम बात करें शारीरिक संरचना को लेकर के, ये आपका प्रश्न है वो डिलीट हो चुका है। शारीरिक क्रैचमर और सेल्डन, इस पे जो है बेसिकली क्वेश्चन के आंसर दो यहाँ पर दे दिए गए हैं, तो ये आपका क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। अब ये अगर हम बात करें कि ये सीधे सीधे प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, तो आप देखेंगे कि आप आरबीएससी की जो बुक्स है साइकोलॉजी की वो ज़रूर रेफर कीजिएगा जब आप साइकोलॉजी के लिए पढ़े। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की जो 11वीं-12वीं की बुक है उनको भी आप ज़रूर देखिएगा, उन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो उनको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपके पास उनकी हिंदी की या फिर इंग्लिश की पीडीएफ नहीं है तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और तो उनके लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है स्थापित की गई थी। ये जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो है स्थापित की गई थी, और विलियम वुंट ने इसको जो है स्थापित किया था, तो बी ऑप्शन। अगला यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा विकल्प जो है सुमेलित है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सिगमंड फ्राइड की यहाँ पर इनको जोड़ा गया है एनालिटिकल साइकोलॉजी से, तो क्या ये सही है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम ऊपर जाएं तो ये इनका साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो किसकी है, इनमें यहाँ पर एनालिटिकली दिए गए साइको एनालिटिकल है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी, तो यहाँ पर पहला गलत हो गया। ठीक है, एडलर की थ्योरी की अगर हम बात करें तो मनोविश्लेषण तो आपके सिगमंड फ्राइड की है। जीन पियाजे की अगर हम बात करें तो इन्होंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी दी है, तो बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है इनमें से। तो इसमें हम बॉडी काइनेस्टिक जो है वो इसका पार्ट है एक। दूसरा यहाँ पर कल्चरल इसका पार्ट नहीं है, म्यूजिकल है, लिंग्विस्टिक है, तो बी ऑप्शन इसमें नहीं होगा। अगला यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। क्रिएटिविटी की हम बात करें या फिर क्रिएटिव चाइल्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है कि ओरिजिनलिटी इन आइडियाज़, कुछ अलग क्रिएट करेगा और उससे अलग नकल नहीं होगी उसमें। एक इसमें ऑटोनॉमी होगी और इसके अलावा सेंसिटिविटी होगी। तीनों चीज़ें ही महत्वपूर्ण है क्रिएटिविटी के लिए। एक क्रिएटिव चाइल्ड के लिए या फिर एक क्रिएटिव चाइल्ड है, इसकी ये विशेषताएं हैं। लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि अगर किसी ने उसको बताया है कि इस तरह से हो सकता है कि उसकी अस्वीकार्यता, नॉन एक्सेप्टेंस, तो ये आपका जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर इसकी विशेषता नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं, तो अभी हमने देखी कि जो लिप्जिंग में खुली थी पहली प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक, वो इन्होंने ही, तो इनको इनके लिए जाना जाता है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। अगला क्वेश्चन में आपका डिलीटेड क्वेश्चन में से एक है, भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसमें जो 11 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है भाटिया बुद्धि परीक्षण करते हैं। अगला है, एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, पूर्णतः सत्याभाषी बहाना प्रस्तुत करता है, जो उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म जो यूज़ कर रहा है वो इसमें कौन सा है। तो अगर इसमें आप बताना है, चारों ऑप्शन यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म के हैं, और तो इसमें जो उसने एक ऐसा सत्याभाषी होने वाला बहाना अगर वो बनाता है तो वो कौन सा है, तो वो एक औचित्य स्थापना यहाँ पर कर रहा है, तो रेशनलाइजेशन इसको कहेंगे, सी ऑप्शन।
अगला है यहाँ पर, किशोर अवस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोर अवस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? तो फ्रायड की यहाँ पर बात की गई है। तो ये जो आपका है वो आपका नार्सिसिज्म है, आत्ममोह की अवस्था इसको कहा गया है। अगला प्रश्न है, आपको इसमें मैच करना है कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरी यहाँ पर दी है, तो उनको आपको मैच करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि गिलफर्ड ने कौन सी दी है। तो गिलफर्ड की आपकी जो थ्योरी है वो 3 डायमेंशनल थ्योरी है, पहले में जो आपका 5वां आएगा। दूसरा है स्पेयरमैन ने जो है कौन सी दी है, तो स्पेयरमैन की आपकी 2 फैक्टर थ्योरी है। थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। और थ्रस्टन की जो थ्योरी है वो कौन सी है, वो आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। लगभग 7 इन्होंने तत्व यहाँ पर बताए हैं, स्पेयरमैन ने 2 बताए हैं और थॉर्नडाइक ने यहाँ पर जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कही है। तो इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 5वां, पहला और दूसरा और तीसरा, बी ऑप्शन। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं? तो मैस्लो का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार आता रहता है। तो 5 इन्होंने जो ट्रायंगल करके बताए हैं, तो इसमें 5 है। इनको हम डिटेल में और आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अभी उसको डिस्कस करते हैं पूरे पेपर को, ताकि हम पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रोशा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग होते हैं? तो ये एक थोड़ी डेप्थ क्वेश्चन है, इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो रोशा जो शाही दफा परीक्षण है, इसमें जो कितने कार्ड जो है वो आपके विभिन्न रंग के होते हैं, वो आपके 3 कार्ड ऐसे होते हैं। VDKM कारक दिए हैं, वो किसने दिए हैं ये भी आप ध्यान रखें। ये आप सीधा NCERT में एज इट इज़ ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप इनको ज़रूर देखा। ये वर्णन ने दिया है। अगला है, ये आपके जो प्रश्न दिए गए हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखने के बाद एक बालक शंकु आकार तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का मापन ज्ञात करने में समर्थ होता है। उसके अधिगम की प्रक्रिया किसका दृष्टांत है? इस तरह के प्रश्न सीटेट में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो सीटेट के भी आप प्रश्नों को ज़रूर हल करें। तो इसमें जो बात कही गई है वो लर्निंग की, पहले जो सीखा है उसने कहीं ना कहीं उसको रिलेट किया है अपनी डेली लाइफ से, कुछ चीज़ों से। तो उसने क्या करा है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग करा है, जो सीखा है उसको उसने वहाँ पर अपनाया है और फिर उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो आपका अधिगम का स्थानांतरण है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। अगला प्रश्न जो यहाँ पर है आपका वो, तो ये आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी जो है उसको लेकर के आपको बताना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें सही है, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो पहला आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, ये एक शिक्षक केंद्रित विधि है, बिल्कुल गलत है। ये आपकी जो बालक केंद्रित है, बाल केंद्रित है, बच्चे पर ये बेस्ड है, ठीक है। इसमें शिक्षक जो है फैसिलिटेटर होता है, बच्चे की हेल्प करने के लिए होता है, बच्चे को एक गाइड करने के लिए होता है कि इस तरह से करना है, फैसिलिटेट करता है, ना कि यहाँ पर शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक के अकॉर्डिंग यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं होता है, मेनली बच्चे पर फोकस किया जाता है। तो पहला आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है यहाँ पर। अगला है, इसमें विद्यार्थियों के स्वयं के द्वारा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने पर बल दिया जाता है। दूसरा आपका ये बिल्कुल सही है। दूसरा आपका शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के रूप के समान कार्य करता है। तीसरा आपका पृष्ठोपागम, समस्या समाधान, विचार विमर्श, शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है इसमें। और अधिगम, निष्क्रियता, श्रोता के समान
निष्क्रिय श्रोता के समान व्यवहार करता है। तो इसमें श्रोता की तो बात तब की जाएगी ना, निष्क्रिय श्रोता की, कि जब वो शिक्षक केंद्रित हो और शिक्षक जो है वो उस पर ही ध्यान दिया जाए और शिक्षक अपने अकॉर्डिंग बच्चों को देखे, और या फिर व्याख्या विधि से बच्चों को बताएं। कुछ बच्चों को बस खाली सुनना है तो वो इस चीज़ में नहीं होती, बच्चों को खुद जो है वो अपनी खोज करके सीखना होता है, जो वो मार्गदर्शक के रूप में होता है शिक्षक। तो यहाँ पर पहला और पांचवा हटा दे तो दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें इंक्लूड है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? धौलपुर से, तो ये आपकी जो है परियोजना है वो चंबल नदी से मिलेगा। डी ऑप्शन, सॉरी, सी ऑप्शन। राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन से एक मुक्केबाज जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार मिल चुका है? तो ये श्री बलविंदर सिंह है। उदयपुर की गौरवी के क्षेत्र, किस क्षेत्र में जो है रिकॉर्ड होल्डर है गौरवी? ये तैराकी में है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला जो है घोषित किया गया है? तो ये आपका डूंगरपुर है। राजस्थान की मई 2018 में महिला कर्मचारियों के लिए लागू की गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि क्या है? ये चाइल्ड केयर लीव के लिए जो अवधि इन्होंने तय की है, इसके लिए इन्होंने रखी थी यहाँ पर 730 दिन। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2018 का आयोजन मई 2018 में राजस्थान के किस शहर में? हालांकि करंट के क्वेश्चन है, लेकिन फिर बिल्कुल ध्यान रखना है, कुछ एक जो आपके हैं करंट से और भी जीके में भी शामिल हो जाते हैं। तो मसाला मेला का आयोजन है किस शहर में किया गया था? ये जयपुर में किया गया था। और करंट के लिए आप जो है हर महीने की क्रोनोलॉजी ज़रूर पढ़ें, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है। स्पेशली आधी आपकी ऑल इंडिया को, वर्ल्ड को कवर करती है और राजस्थान को कवर करती है, तो वो आप ज़रूर पढ़ें हर महीने की। अगला प्रश्न जो है, राजस्थान सरकार की नई सुरक्षित पेमेंट जो ऐप है का नाम क्या है? सुरक्षित पेमेंट ऐप जो ऐप का नाम पूछा गया है, ये है भामाशाह वॉलेट। अगला है, तीसरे ग्लोबल एग्रीगेट मीट ग्राम का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? ये किया गया था उदयपुर के अंदर। अगला है, निदान सॉफ्टवेयर का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो ये सभी प्रश्न आपके अगर हम बात करें तो करंट अफेयर से है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से राज्य ने लखवार डैम परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो आपकी सी पंजाब यहाँ पर नहीं किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 26। ये भी करंट के क्वेश्चन आपके। अगला यहाँ पर है, बास्केटबॉल खेल में 3 अंक मैदानी गोल क्षेत्र एरिया यहाँ पर निश्चित किए गए हैं, तो ये आपका जो है इसमें डी ऑप्शन, तो आपका यहाँ पर होगा 6.75 मीटर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, 2018 राष्ट्रमंडल खेल का मोटो क्या था? राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो यहाँ पर पूछा गया है, तो शेयर द ड्रीम। निम्न में से कौन से बॉलीवुड में असीमित प्रतिस्थापन है? लिब्रो। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ी कैसे घूमते हैं? ये घूमते हैं क्लॉकवाइज। अगला है, 18वें एशियन खेल के समापन समारोह में कौन से भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक यहाँ पर थे? रानी रामपाल। फुटबॉल में 2 गोल पोस्टर्स के बीच में कितनी दूरी होती है? 8 गज की। अगला प्रश्न हम देखिए 79, ये आपका क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। अगला यहाँ पर, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो है क्रेटर झील का उदाहरण है? ये लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है, बी ऑप्शन।
वर्षा जल की कौन सी पीएच परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है? 5.6 से कम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है? अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। यह प्रश्न काफी बार आता रहता है। इसके अलावा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने। अगला है, मेरियाना जो ट्रेंच है में से किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना आपकी प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन में है, सी ऑप्शन। तो ये भी आपके कॉमन क्वेश्चन में से ही आए हैं जो इंडिया जीके की अगर हम बात करें, वर्ल्ड जीके की अगर हम बात करें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? पारंपरिक की बात की गई है जो पहले काफ़ी समय से चलता हुआ आ रहा है। इसमें भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो कोयला जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा पारंपरिक यहाँ पर है, बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। अगला यहाँ पर है, पुस्तक गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, और ये आपकी मेंशन यहाँ पर की गई है। तो इनके लेखक जो है वो कौन है? वो है गुहा रामचंद्र। अगला यहाँ पर है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम था, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। कीप कूल एंड कैरी ऑन निम्नलिखित में से किसकी थीम थी? ये विश्व ओजोन दिवस की थी, और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी आप जरूर ध्यान रखें, ये भी पूछा जाता है, 2 से 3 बार आया हुआ प्रश्न है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में भी। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा इनमें से नहीं है? तो बोरा एक गर्म हवा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर, रीगा की खाड़ी अलग करती है, फिनलैंड एस्टोनिया को जो है अलग करती है रीगा की खाड़ी। निम्न में से कौन सी पवनों को गरजता चालीसा भी कहते हैं? ये आपकी पछुआ पवने जो है। निम्नलिखित में कौन सा देश जो है ब्राजील की सीमा से लगा हुआ नहीं है? इक्वाडोर नहीं लगा हुआ है। उर्वरकों में एनपीके से क्या तात्पर्य है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है इनकी फुल फॉर्म है। भारत यूएन संबंधों के संदर्भ में किसने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है? 17। ओजोन डे ऑब्जर्व, ओजोन दिवस का भी प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम भी पूछ ली गई है। तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपका एलडीसी में भी आया हुआ प्रश्न है। निम्न में से कौन सा सम्मेलन मुख्यतः आर्द्र भूमियों से संबंधित है? और नमभूमि दिवस भी आप जरूर ध्यान रखें, 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। और ये आपका जो संबंधित है वो आपका रामसर साइट या फिर रामसर सम्मेलन जो है। अगला है यहाँ पर, हेडली सेल निम्न में से किससे संबंधित है? वो आपकी विंड सिस्टम से संबंधित, पवन तंत्र से संबंधित है। इस पेपर का अंतिम प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो ये मानवता के अधीन नहीं है। तो इस पेपर में जो है ये आपके 50 प्रश्न 100 प्रश्न हुए हैं। पीटीआई का ये पहला पेपर है, 2018 वाली एग्जाम का ये पेपर हमने सॉल्व यहाँ पर किया है। और इसका अगर आप आंसर मार्क किया हुआ पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। साथ में ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से भी, जहां पर आप कैंडिडेट कॉर्नर पे जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, और आंसर की भी आपको वहां पर मिल जाएगी, फाइनल आंसर की आप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में आप अगर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पेपर्स है ऑल इन वन पीडीएफ 2015 से लेकर के 2020 की कुछ एक पेपर उसमें 2021 के भी हैं, और नई पीडीएफ जो भी कुछ एक और जो पेपर हुए हैं उनके आंसर के आने के फाइनल आंसर के आने के बाद एक और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन है, जो कि आज से ही
आप इन प्रश्न पत्रों की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। और ये आपका पेपर 1 का सोल्यूशन हमने इस वीडियो में देखा है, कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैंने जो भी इसमें लिंक आपको बताए हैं कि आप ये वीडियो भी ज़रूर रेफर कर सकते हैं थॉर्मेट के लिए, कोपेन के लिए, वो सब भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। और साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट हो आगे आने वाले दिनों में जो भी आपको हेल्प मिल पाएगी इस चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हमारे जितने भी टेलीग्राम चैनल है, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सभी के लिंक गिवन है। और आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।